5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्ट कर देती है। उस बेल रिजेक्शन की न्यूज़ ने पूरे देश में बवाल क्रिएट कर दिया है। पूरे सोशल मीडिया पर नैरेटिव चालू हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट बिक चुकी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर सच्चाई है क्या और जानते हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को। Hi, my name is Vastu and this video is about the conspirators of 2020 Delhi riots, Sharjeel Imam and Umar Khalid. I know इस केस में काफ़ी सारे accused और भी थे, but this video is dedicated to Sharjeel and Umar because of their love for this nation and its constitution. फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में दंगे शुरू हो जाते हैं एंड उन दंगों में 50 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 500 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और ना जाने कितनी दुकानें और गाड़ियां जला दी जाती हैं। और इन सारे दंगों का रीज़न था CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA वो एक्ट है जिसका प्राइमरी एम था टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप्स टू इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंड वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है या फिर मुस्लिम डोमिनेट नेशन है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि इन मुस्लिम डोमिनेटिंग नेशंस में खुद मुस्लिम कम्युनिटी ही परेशान है। तो जब ऐसे देश में, ऐसे नेशंस में जब मुस्लिम्स खुद परेशान है तो बाकी कम्युनिटीज़ के बारे में तो आप भूल ही जाओ। बट CAA में स्पेसिफिकली हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ गए थे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। सुनने में काफ़ी नॉर्मल बात लगती है, बट इसी एक्ट के अगेंस्ट पूरे देश भर में एंटी CAA प्रोटेस्ट शुरू हुए। एंड क्योंकि दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू शर्जील एंड उमर, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दे डिजर्व टू स्टे बिहाइंड द बार्स। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये लोग बोलते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। एंड उसमें साफ साफ लिखा है कि फ्री स्पीच एंड प्रोटेस्ट के राइट्स सबके पास हैं। बट उसमें यह भी लिखा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसी स्पीच जो इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हार्म कर रही है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है और उसको सही लगता है तो वो उसके लिए एक लॉ भी बना सकती है। एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया। ऑन दी अदर साइड हमारे सामने शर्जील और उमर की एंटी इंडिया स्पीचेस सामने आती हैं जहां पे वो अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था उनके सपोर्ट में स्पीचेस देते हैं, उनके सपोर्ट में कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करते हैं या फिर इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, राइट टू सेल्फ डोमिनेशन लॉन्ग लिव। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CAA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। नाउ यू टेल मी, ये इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को यूज करते हैं, इंडिया में रहते हुए अपने एंटी इंडिया नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, आम आदमी को अपने स्पीचेस, अपने प्रोटेस्ट के थ्रू इंस्टिगेट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीजें फीड कर रहे हैं कि सरकार गिरा दो, देश को बांट दो, बिकॉज जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। जिस CAA NRC का ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस CAA NRC का पूरे देश भर में बवाल क्रिएट हुआ, मैं उससे रिलेटेड आपके साथ थोड़े से फैक्ट शेयर करना चाहता हूं बिकॉज अभी भी CAA पूरे देश भर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही इंप्लीमेंट हुआ है।
असम में एनआरसी की शुरुआत होती है एंड एज पर द रिपोर्ट्स 19 लाख लोग एनआरसी से एक्सक्लूड किए गए हैं एंड टू माई सरप्राइज उन 19 लाख लोग में से 12 लाख तो सिर्फ हिंदूज ही थे। बट द मेन क्वेश्चन इज जो बाकी के 5 से 6 लाख मुस्लिम्स थे उनका क्या हुआ? क्या उनको देश से निकाला गया या फिर उनको डिटेंशन कैंप्स में डाला गया? गवर्नमेंट ने डिटेंशन सेंटर ज़रूर बनाए बट उन डिटेंशन सेंटर में कितने मुस्लिम्स को रखा गया ये अभी तक बाहर नहीं आया, या फिर अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई कि जहां से मुस्लिम्स को उठा के इन डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया हो या फिर डिपोर्ट कर दिया हो। हाँ, एक न्यूज़ ज़रूर आई कि अभी तक सिर्फ 10 मुस्लिम्स को डिपोर्ट किया गया है। अगर आपको इनके डिपोर्टेशन से भी प्रॉब्लम है तो लेट मी टेल यू, ये दुनिया के सारे देश करते हैं जहाँ पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स का काफ़ी ज़्यादा आना जाना है। एंड टू रिमाइंड यू, जैसे ही ट्रंप पावर में आया था, ट्रंप ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को सबसे पहले डिपोर्ट किया। तो जो नैरेटिव शर्जिल और उमर का था ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट करवाने का, ये काफ़ी क्लियर हो जाता है यही सारे डेटा से, यही सारे पॉइंट्स से कि इनका प्राइमरी मोटिव था पूरे देश में अनरेस्ट क्रिएट करना, पूरे देश में केओस क्रिएट करना, आम आदमी को भड़काना। एंड जो ये चाहते थे एग्जैक्टली वही हुआ, जिसकी वजह से ये लोग आज जेल में हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये सारे प्रोटेस्ट काफ़ी नॉर्मल प्रोटेस्ट हैं या फिर ये सारे प्रोटेस्ट बिना किसी बैकिंग के पूरे देश भर में करवाए जाते हैं, तो आपको इसके पीछे की बैक स्टोरी ही नहीं पता। आप काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर हो कि ये सारे प्रोटेस्ट करवाए कैसे जाते हैं, इनको फंडिंग कौन करता है, इनको बैकिंग कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन करता है। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल जिससे आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे। The advocate who is representing Umar Khalid is none other than Mr. Kapil Sibal. And अगर आप unaware हो तो मैं बता दूं he is one of the highest charging advocate in this country. तो ये कहना कि ये सारे प्रोटेस्ट बिना किसी फंडिंग के किए जाते हैं ये अपने आप में काफ़ी बेवकूफ़ी भरी बात होगी। एंड टू ऐड ऑन, न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी जो कि अभी रिसेंटली इलेक्टेड है, वो आउट ऑफ नोवेयर उमर खालिद को लेटर लिखते हैं सपोर्टिंग उमर खालिद। बट आपने कभी जोरान को बलोच के लोगों को या फिर यूगर मुस्लिम्स जो कि चाइना के मुस्लिम्स हुआ करते थे उनके सपोर्ट में कभी कोई स्टैंड नहीं लेते देखा होगा। यूएस हर साल न जाने कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करता है, उसमें न जाने कितने सारे मुस्लिम्स होते हैं, बट जोरान ने कभी उनके सपोर्ट में भी कोई स्टैंड नहीं लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांटेड टू मेंशन आवर ऑपोजिशन। वो सारे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को ब्लाइंडली सपोर्ट करती है, चाहे वो आर्टिकल 370 के प्रोटेस्ट हो, चाहे सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट हो। आपको हमारी ऑपोजिशन जरूर ये सारे प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं मिलेगी। आई डोंट थिंक शर्जिल या उमर या किसी और को ये समझ आता है कि इंडिया को मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उन लोगों से जो देश में रहकर देश को डिवाइड करने की बात करते हैं। प्रॉब्लम है उन लोगों से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च होने से पहले लोगों को मैनिपुलेट या मिसगाइड कर देते हैं। प्रॉब्लम है उन लोगों से जो इस देश में टेररिज्म को फैलाते हैं। प्रॉब्लम है उन लोगों से जो एंटी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट को कंडक्ट करते हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते हैं। अगर किसी और देश में ऐसे सिमिलर प्रोटेस्ट किए जाते हैं या फिर ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं तो उसकी सजा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या होती है, या फिर जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं जेनजी प्रोटेस्ट का जो कि अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ था, बट उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का नैरेटिव, उसके पीछे लोगों को क्या क्या दिक्कतें हुई, ये सारी चीज़ें कभी आपके सामने नहीं आएंगी बिकॉज ये सारी उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी। बट जो शर्जिल और उमर के प्रोटेस्ट होते हैं वो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो सारे प्रोटेस्ट होते हैं किसी एक एजेंडा को पुश करने के लिए, किसी देश को तोड़ने के लिए, अपने नैरेटिव को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। प्रोटेस्ट करना सबका राइट है एंड करना भी चाहिए अगर एक्शन जस्टिफाई हो, बट संविधान की किताब को हाथ में पकड़ लेने से सारे एक्शंस जस्टिफाई नहीं होते हैं। जो संविधान प्रोटेस्ट करने का राइट देता है वही संविधान कोर्ट्स को एम्पावर करता है डिसीजन लेने के लिए, तो वो डिसीजंस भी उसी संविधान के अंडर में कंक्लूसिव एंड वैलिड माने जाते हैं। एंड लास्ट में एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ या फिर जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 16% हिंदू पॉपुलेशन थी, बट आज के टाइम पे पाकिस्तान में 1% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन बची है। सिमिलरली बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ तो बांग्लादेश में अप्रॉक्सीमेटली 30% हिंदूज थे, बट आज 7% से भी कम हिंदू बचे हैं। एंड पिछले 2 साल से तो आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश बांग्लादेशी हिंदूज को ट्रीट कर रहा है, कैसे दीपू चंद्र दास को सड़क चलते लोग आग लगा रहे हैं, कैसे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, कैसे इस्कॉन के डिवोटीज को जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं या फिर ये सारे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो हिंदूज या बाकी कम्युनिटीज़ के लोग जो मुस्लिम डोमिनेटिंग नेशंस में रह रहे हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। उनके पास ऑप्शंस होता है कि या तो भाग के इंडिया वापस आ जाओ या फिर वहाँ कन्वर्ट हो जाओ या फिर मर जाओ। एंड एक और फन फैक्ट,
ये जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, मेजॉरिटी जिसमें से मुस्लिम्स हैं, इनमें मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडीज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इस बात को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते हुए इनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया के। तो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये ना ही सिर्फ वोट कर सकते हैं, बट बाकी सारी जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ये वो सारी फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप ये सोचो या फिर आप इस डिलेमा में हो कि अगर ये इंडियन गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो जो सरकार पावर में है या फिर जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है ये उनको वोट करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ये उन लोग को कभी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जब गवर्नमेंट CAA NRC जैसे बिल पास करती है या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट लाती है जिससे वही लोग खतरे में है, तो वो इनको कभी वोट नहीं करेंगे। बट उनको सपोर्ट वो सारी गवर्नमेंट करती है जिनको पता है ये उनके वोट शेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पूरी लेफ्ट लॉबी, उनको पता है कि नॉर्मल वोटिंग के थ्रू, फेयर वोटिंग के थ्रू वो लोग कभी पावर में आ नहीं पाएंगे, तो वो लोग इन सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन सारे लोगों की हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, बाकी सारी चीज़ों में, जिससे ये लोग उनको वोट दें। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है, तो इससे मुस्लिम्स कैसे खतरे में है? एंड अगर इंडियन मुस्लिम्स खतरे में ही नहीं है, तो ये सारे प्रोटेस्ट करने का क्या रीजन है? क्यों इन लोगों को एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोला जाए? क्यों इन लोगों को जेल में ना डाला जाए? आई मेड दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आखिर एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड जो भी रील्स या फिर जो भी आप पोस्ट सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनमें से 99% ऑफ द टाइम्स ये सारी चीज़ें एक पेड पोस्ट होती है या फिर एक पेड नैरेटिव का पार्ट होती हैं। तो जो भी आप इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को आप फॉलो करते हैं जो कि ब्लाइंडली इन एंटी नेशनलिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके सपोर्ट में स्टोरीज या फिर रील्स क्रिएट करते हैं, तो आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई हेट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनीथिंग, बट दिस वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आखिर चल क्या रहा है। एंड अगर आप भी मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट। आखिर लोगों को रियलिटी पता चलनी चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये कैसे जस्टिफाई है, कैसे वैलिड है, एंड क्यों शर्जिल और उमर को बेल नहीं दी जानी चाहिए। एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट विद 1 पर्सन और 1 फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि शर्जिल और उमर के सपोर्ट में स्टोरीज डाल रहा था। विद दैट बीइंग सेड, thank you so much for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next one.